आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 6 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। पाथम ने जैकी नामी पुलिस वाले से नोट लेकर पतलून की जेब में ठूंसे और स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मैं और प्रसाद भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पिछली सीट पर बैठ गए। पाथम गाड़ी को चंद गज पीछे ले गया और फिर उसे पुलिस कार के करीब से निकालता हुआ आगे ले जाने लगा। वो तीनों पुलिस वाले वहां खड़े हसरत भरी निगाहों से हमारी कार को जाते देखते रहे। फिर अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर जरूर देख लिया होगा और ये बात आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। पाथम ने वहां से निकलते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पैराडाइज रेस्टोरेंट अब वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अगले मोड़ से पहले ही उसने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर उसे उस सड़क पर मोड़ दिया जो दरिया के किनारे पर वाक़ रेस्टोरेंट की तरफ चली गई थी। ये सड़क काफी कुशादा थी। उसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां और उनके साथ पाम के दरख्तों की कतारें थी। सामने ही पैराडाइज रेस्टोरेंट का गेट नजर आ रहा था। क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? प्रसाद ने पाथम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम लाश को ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां से उन लोगों की नजरों में तो आ जाए। पाथम ने जवाब दिया और गाड़ी को गेट में से ले जाकर पार्किंग एरिया की तरफ मोड़ दिया। उस वक्त अगरचे 2 बजने वाले थे, लेकिन पार्किंग में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं, जिसका मतलब था कि रेस्टोरेंट की रौनक में भी कोई फर्क नहीं आया था। पार्किंग लॉट में सामने के रुख पर जगह नहीं थी। पाथम गाड़ी को पिछली तरफ ले गया और एक खाली जगह पर रोक दिया। पाथम की यह हरकत खुदकुशी के मुतरादिफ थी। हमारा प्रोग्राम तो यह था कि सामी की लाश को रेस्टोरेंट वाली सड़क के आसपास किसी जगह डाल दिया जाएगा जहां वो किसी की नजरों में आ जाएगी। हम सिर्फ ये तासुर देना चाहते थे कि हम बुज़दिल नहीं हैं, लेकिन पाथम कुछ ज्यादा ही फ्री हो गया था। वो गाड़ी को रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट पर ले आया था। यह रेस्टोरेंट पेड्रो के चंद बड़े अड्डों में से एक था। वो खुद नहीं तो उसके आदमी तो हर वक्त यहाँ मौजूद रहते होंगे। उसके कुछ आदमी मुझे पहचानते भी थे और प्रसाद को भी। अगर हमें देख लिया जाता तो वो लोग हमें यहाँ से जिंदा वापस जाने नहीं देते। मैं बुज़दिल नहीं था, लेकिन बेमौका बहादुरी का मुजाहरा हमारी जिंदगियों का खात्मा कर सकता था या हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता था। जबकि हम ये भी जानते थे कि पेड्रो इस वक्त पागल हुआ फिर रहा था और उसके भाई की लाश हमारी गाड़ी की डिक्की में रखी हुई थी। इस सूरत हाल में कोई फातरुल अकल शख्स ही जानबूझकर इस किस्म की कोई हरकत कर सकता था। प्रसाद, तुम बॉस के साथ मिलकर बोरी को डिक्की में से निकालो और उसे इस नीली कार के करीब डाल दो। ये मिसेस थॉट की कार है। 1-2 मरतबा मेरे वर्कशॉप पे मरम्मत के लिए आ चुकी है। 3 बजे के लगभग लोग वापस जाना शुरू होंगे तो ये बोरी उनकी नजरों में आ जाएगी। पाथम ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। मैं और प्रसाद कार से उतरे। पाथम ने अंदर से एक बटन दबाकर डिक्की का लॉक खोल दिया। मैं जैसे ही पिछली डिक्की के करीब आया तो चौंक गया। डिक्की के एक कोने से खून के कतरे टपक रहे थे। हमें यहाँ खड़े ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट हुए थे, लेकिन इतनी ही देर में डिक्की के नीचे पुख्ता फर्श पर तकरीबन 3 इंच चौड़ा खून का एक तालाब सा बन गया था, जो डिक्की से गिरने वाले खून के हर कतरे के साथ फैल रहा था। सामी को तकरीबन 3 घंटे पहले गोली मारी गई थी और उसकी लाश 2 घंटों तक बाथरूम में पड़ी रही थी, लेकिन वो सेहतमंद आदमी था और गोलियां लगने के 3 घंटों बाद भी उसकी लाश से खून टपक रहा था। अचानक एक और ख्याल जहन में आते ही मैं कांप उठा। पुलिस कार से तसादुम के बाद हम तकरीबन 10-12 मिनट तक वहां खड़े रहे थे और यकीनन वहां भी खून टपका होगा। जिस अंदाज से खून टपक रहा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस जगह सड़क पर खून का कितना बड़ा तालाब बन गया होगा। और अगर उन पुलिस वालों ने खून देख लिया होगा तो इससे कतई नजर कि उनका एक साथी ड्यूटी पर और ड्राइविंग करते हुए शराब नोशी के जुर्म का मुर्तकिब हुआ था, वो हमारी तलाश शुरू कर देंगे। प्रसाद ने भी डिक्की से टपकता हुआ खून देख लिया था और फिर उसने जैसे ही डिक्की का ढक्कन ऊपर उठाया, हम दोनों चौंक गए। डिक्की में बिछा हुआ मैट खून से तर हो रहा था। बोरी उठाओ और ये मैट भी उठाकर नीचे डाल दो, मैंने बोरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रसाद ने भी बोरी की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर ठीक उसी लम्हे एक कार गेट में दाखिल होते देखकर वो उछल पड़ा। ये पेड्रो की कार है। वो मेरी तरफ देखकर सरगोशी में बोला। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सफेद रंग की वो लंबी सी कार पार्किंग लॉट की तरफ आने के बजाय रेस्टोरेंट की मरकजी इमारत के पोर्च में रुक गई। कार से 3 आदमी उतरे थे। उनमें एक पेड्रो था और 2 उसके मुहाफिज। उन दोनों के पास ऑटोमेटिक राइफलें थी। पेड्रो की कार रुकते ही इमारत के अंदर से 2-3 आदमी और भी बरामदे में आ गए। पेड्रो बिफरा हुआ था। वो उन लोगों से तेज तेज लहजे में बातें कर रहा था। पेड्रो को देखकर प्रसाद के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए। उसके जबड़े भिज गए। अपने हवास पर काबू रखो प्रसाद, मैंने सरगोशी की। मुझे अंदेशा था कि जज्बात में आकर वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर गुजरे जो हम सब के लिए नुकसानदेह साबित हो। हम दोनों नीचे झुक गए थे। कारों की आड़ की वजह से वो लोग हमें देख तो नहीं सकते थे, लेकिन हम उन्हें देख रहे थे। वो लोग चंद मिनट वहीं खड़े रहे, फिर अंदर चले गए। बोरी निकालो जल्दी, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, मैंने एक बार फिर सरगोशी की। हम दोनों मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए उठ खड़े हुए और बोरी को उठाकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे।
सामी की लाश खासी वजनी थी। बोरी निकालते हुए प्रसाद की गिरफ्त से छूट गई और लाश भत की आवाज के साथ नीचे पुख्ता फर्श पर गिरी। हम दोनों ने बोरी को घसीटकर मिसेस थॉट की नीली कार के करीब पहुंचा दिया। प्रसाद ने डिक्की के फर्श पर पड़ा हुआ रबर मैट भी उठाकर बोरी के करीब डाल दिया। उसने अगरचे मैट उठाने में बड़ी एहतियात से काम लिया था, लेकिन मैट पर जमा होने वाला खून फर्श पर फैल गया था। हम दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। पाथम ने कार का इंजन बंद कर रखा था। अब उसने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, एक और कार गेट में दाखिल हुई और उस कार की छत पर नीली और सुर्ख रोशनी चमकते देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। उस पुलिस कार का एक हेडलैम्प टूटा हुआ था और ये वही कार थी जिससे हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी। पाथम ने इंजन बंद कर दिया और हमारी तरफ घूम गया। गड़बड़ हो गई बॉस, उसके लहजे में तशवीश नुमाई थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब हम बाहर भी नहीं निकल सकते। पुलिस कार गेट के करीब ही रुकी है। हमें बाहर निकलने से तो कोई ताकत नहीं रोक सकती, अलबत्ता अब इस कार से हाथ धोने पड़ेंगे। पाथम ने जवाब दिया, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। एक पुलिस वाला कार से उतरकर अंदर जा रहा है। रास्ते में भी खून टपकता रहा है और वो लोग यकीनन सड़क पर खून के धब्बे देखते हुए इस तरफ आए हैं। वो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को चेक करेंगे और फिर बहरहाल अब उतरो इस कार से। हम तीनों कार से उतर आए। खड़े होने की हिमाकत हम कर नहीं सकते थे। झुककर चलते हुए पार्किंग के पिछली तरफ जाने लगे, जहां चंद गज आगे गुंजान दरख्त थे और उनके पीछे बाउंड्री वॉल थी। अभी हम दरख्तों में पहुंचे ही थे कि वो पुलिस वाला इमारत से बाहर आ गया। उसके साथ 2 आदमी थे। उनमें एक रेस्टोरेंट का असिस्टेंट मैनेजर था। उनका रुख पार्किंग लॉट की तरफ था। पुलिस कार के करीब खड़े हुए दूसरे पुलिस वाले भी अब पार्किंग की तरफ आ रहे थे। दरख्तों के पीछे बाउंड्री वॉल तकरीबन 10 फुट ऊंची और बिल्कुल सपाट थी। उस पर चढ़ना आसान नहीं था। हम दरख्तों की आड़ में चलते रहे। हमें किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां से हम दीवार पर चढ़ सकें। और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक पुलिस वालों ने पार्किंग में वो कार भी तलाश कर ली और बोरी भी। मैं एक दरख्त के पीछे रुककर उस तरफ देखने लगा। एक पुलिस वाला झुका हुआ था, गालिबन बोरी खोल रहा था। फिर दूसरा पुलिस वाला भी झुक गया। उसके फौरन बाद ही मैंने असिस्टेंट मैनेजर को भी झुकते हुए देखा और फिर दूसरे ही लम्हे असिस्टेंट मैनेजर चीखता हुआ बरामदे की तरफ दौड़ा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि लाश बोरी से निकालकर शनाख्त कर ली गई थी और असिस्टेंट मैनेजर पेड्रो को इत्तला देने के लिए भागा था। अब यहाँ रुककर एक लम्हा भी जाया करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैंने पाथम और प्रसाद को इशारा किया। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और बिलाखिर एक दरख्त के करीब रुक गए। उस दरख्त की 2 मोटी शाखें दीवार के ऊपर से बाहर की तरफ चली गई थी। इस दरख्त पर चढ़कर दीवार के बाहर कूद जाओ, जल्दी करो। पहले प्रसाद दरख्त पर चढ़ा, उसके बाद पाथम, और जब मैं दरख्त पर चढ़ रहा था तो ठीक उसी वक्त पेड्रो और कई अफराद बरामदे वाले दरवाजे से निकलकर पार्किंग की तरफ दौड़ते नजर आए और फिर वहां अच्छा खासा हंगामा मच गया। सामी की लाश मिलने की इत्तला रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुकी थी और सभी जानते थे कि सामी पेड्रो का भाई है। पेड्रो के भाई के कत्ल कोई मामूली बात नहीं थी। लोग वहां से भागने की सोच रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी को भी पार्किंग लॉट की तरफ नहीं जाने दिया। एक पुलिस वाला गेट के सामने पहुंच गया था। वो चीख चीख कर कह रहा था, कोई भी शख्स गेट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। कातिलों को हम पहचानते हैं, उनके सिवा किसी से बासपुर्स नहीं की जाएगी। आप लोग शांत रहिए, थोड़ी देर बाद आप लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये चाओ फारिया पैराडाइज रेस्टोरेंट आम रेस्टोरेंट से बहुत मुख्तलिफ था। ये बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ था और बहुत बड़े बाग के साथ 3-4 इमारतों पर मुश्तमिल था जो एक दूसरे से अलग और फासले पर थीं। लेकिन सामी के कत्ल और लाश की दरियाफ्त की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कसिनो, क्लब और रेस्टोरेंट की तमाम इमारतें खाली हो चुकी थी और लोग बाहर जमा हो रहे थे। परेशानी और खौफ हर चेहरे से जाहिर था। मैं दरख्त के तने पर चढ़कर उस मोटी शाख पर पहुंच गया जो दीवार के ऊपर से होती हुई बाहर की तरफ चली गई थी। पाथम मुझसे आगे था, अभी उस शाख पर ही था। मैं चंद फुट आगे बढ़ा तो हम दोनों के बोझ से शाख झुकने लगी। मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सा दरख्त था, मगर यह अंदाजा फौरन हो गया कि उसकी लकड़ी कच्ची थी। हम दोनों के बोझ से शाख न सिर्फ झुकती चली गई बल्कि चरचराहट की आवाजें भी सुनाई देने लगी, जिससे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो शाख टूट रही थी। शाख बदस्तूर झुकती जा रही थी। छोटी शाखें आपस में टकरा रही थी, जिनसे अच्छी खासी आवाज पैदा हो रही थी और उस आवाज ने पार्किंग में खड़े हुए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ए, कौन है उधर? देखो कौन है उधर? एक आदमी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो लोग कार लेकर चंद मिनट पहले यहाँ आए होंगे। जैकी, देखो वही लोग होंगे जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पुलिस वाले की आवाज थी। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। शाख दीवार से तकरीबन 3 फुट ऊपर थी, जो झुककर दीवार पर टिक गई थी। पाथम दीवार पर टिक गया था। उसने मुझे भी हाथ पकड़कर खींच लिया। बाहर छलांग लगा दो, एक लम्हे की ताखिर भी हमारी मौत का बायस बन सकती है। मैंने सरगोशी की। प्रसाद हमसे पहले ही बाहर पहुंच चुका था।
पाथम दीवार के साथ बाहर की तरफ लटक गया और दूसरे ही लम्हे भत की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने भी उसकी तकलीद करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। दूसरी तरफ कच्ची जमीन थी। मैं नीचे कूदते ही संभल गया। ये तकरीबन 40-50 फुट चौड़ा कच्चा रास्ता था जहाँ खुदरा झाड़ियां फैली हुई थीं। उससे आगे किसी और इमारत की बाउंड्री वॉल थी। ये कच्चा रास्ता तो एक तरफ सड़क तक चला गया था और दूसरी तरफ दरिया के किनारे तक। रेस्टोरेंट की तरफ से शोर सुनाई दे रहा था। हमने दरिया की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने पैंट की जेब से थाईवान का दिया हुआ पिस्तौल निकाल लिया ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में उसे फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी। पुलिस वालों ने पेड्रो को बता दिया था कि हमारी कार चंद मिनट पहले ही यहाँ आई थी। उसने दीवार के करीब दरख्त की शाख टूटने की आवाज भी सुन ली थी और मुमकिन है हमारे कूदने की आवाजें भी सुन ली हों। उसे यकीन होगा कि हम ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो अपने आदमियों के जरिए उस पूरे इलाके को घेरे में ले लेगा। बात अब सिर्फ पेड्रो की नहीं थी, पुलिस भी बीच में कूद पड़ी थी। पुलिस वाले कार के रेडियो पर अपने हेडक्वार्टर को इत्तला दे देंगे और चंद मिनट के अंदर अंदर इस इलाके को घेरे में ले लिया जाएगा। दरिया के किनारे पर पहुंचकर हम रुक गए। दाएं तरफ तो पैराडाइज रेस्टोरेंट का ही हिस्सा था, अलबत्ता बाएं तरफ सन्नाटा था। लेकिन मेरे ख्याल में उस तरफ से भी हमारे बच निकलने के इम्कानात बहुत कम थे। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा और जब मैंने प्रसाद और पाथम को अपने इस ख्याल से आगाह किया तो वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े। मौत के मुंह में छलांग लगाने की सोच रहे हो? प्रसाद ने मुझे घूरते हुए कहा। इसमें अगरचा रिस्क तो है, लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हम महफूज रहेंगे। मैंने कहा, ये एक नफ्सियाती चाल भी है और ऐसे हरबे आमतौर पर कामयाब रहते हैं। वो हमारी तलाश में इस इलाके को दूर दूर तक घेर देंगे और पुलिस भी उनके साथ हमारी तलाश में शामिल हो जाएगी। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाएगी। हो सकता है कि आसपास की इमारतों की तलाशी भी ली जाए, लेकिन ये बात उनके जहन में कभी नहीं आएगी कि हम उनके आसपास ही मौजूद हैं। कहते तो तुम ठीक हो, पाथम बोला। तो फिर देर मत करो, हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती है। मेरा ख्याल है उनके एक दो आदमी दीवार से कूद चुके हैं। वो किसी भी वक्त इस तरफ आ सकते हैं। और फिर दौड़ते कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो 5-6 आदमी थे। कुछ मुखालिफ सिमत में दौड़ रहे थे और कुछ आवाजें करीब आ रही थी। हम झाड़ियों की आड़ लेते हुए दाएं तरफ चलने लगे। पैराडाइज रेस्टोरेंट की बाउंड्री वॉल दरिया के किनारे से 10-12 फुट पहले खत्म हो गई थी। उससे आगे दरिया के किनारे तक तारों का जंगला लगा हुआ था। तार खारदार नहीं थे, अगरचे करीब करीब थे, लेकिन कुछ तार ढीले हो रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि पहले भी कुछ लोग इस जंगले से गुजरते रहे हैं। मैंने पहले झांककर दूसरी तरफ देखा और फिर झुककर जंगले में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। मेरे पीछे ही पाथम और प्रसाद भी आ गए। तकरीबन 50 गज आगे वो जेटी थी जहां तेज रोशनी हो रही थी, लेकिन उस वक्त वहां सन्नाटा था और कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। यही वो जगह थी जहां से एक रात पहले पाथम ने मुझे और थाई को फरार होने में मदद दी थी। दूसरी तरफ भी सन्नाटा था। गालिबन सब लोग पार्किंग एरिया की तरफ जमा थे। पाथम ने इशारा किया और हम उन दरख्तों के नीचे पहुंच गए जहां उससे मेरी और थाई की पहली मुलाकात हुई थी। ऊपर रिहायशी कमरे हैं। पाथम ने रेस्टोरेंट की मरकजी इमारत की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूँ। रास्ता साफ होगा तो मैं बिल्ली की आवाज निकालकर सिग्नल दूंगा। तुम लोग चले आना। वो हमें छोड़कर दबे कदमों चलता हुआ इमारत के अकबी दरवाजे में दाखिल हो गया। ये दरवाजा मुलाजमीन के आमद-ओ-रफ्त के लिए मखसूस था। अंदर दाखिल होते ही ऊपर जाने के लिए तंग सजीना था। उस रात पाथम का पैगाम मिलने के बाद मैं और थाई भी उसी दरवाजे से बाहर आए थे। हम दोनों दम सादे दरख्तों की आड़ में खड़े थे। मेरे हाथ में पिस्तौल था और प्रसाद ने भी पिस्तौल निकाल लिया था। हम यहाँ आ तो गए थे, लेकिन अब मैं महसूस कर रहा था कि हम वाकई मौत के हिसार में आ गए हैं। अगर पेड्रो वगैरह को पता चल गया कि हम यहाँ मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ से जिंदा वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पार्किंग वाली तरफ से अब भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। गालिबन इस रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स उस तरफ चला गया था। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए और फिर बिल्ली की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने प्रसाद को इशारा किया और हम दोनों दरख्तों से निकलकर दबे कदमों चलते हुए उस दरवाजे में दाखिल हो गए। ये तंग सी राहदारी थी जिसका अख्तिताम डाइनिंग हॉल पर होता था। वहां अगरचे रोशनी थी, लेकिन हॉल में किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। दरवाजे में दाखिल होते ही ऊपर जाने के लिए तंग सी सीढ़ियां थी। पाथम इन्हीं सीढ़ियों पर खड़ा था। हम उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। ऊपर कुशादा राहदारी थी। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दोनों तरफ कमरे थे। यहाँ की रिहाइश किसी भी तरह 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। आखिरी कमरा खाली है और मेरा ख्याल है वही कमरा हमारे लिए महफूज और मुनासिब रहेगा। पाथम ने सरगोशी की। हम चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि दाएं तरफ एक कमरे का दरवाजा खुला। वो एक अधेड़ उम्र यूरोपियन औरत थी जिसने शब ख्वाबी का बारीक सा लिबास पहन रखा था। बाल उलझे हुए और आंखों में नींद भरी हुई थी। मेरे ख्याल में उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। वो खासी हसीन औरत थी। उस वक्त रात का आखिरी पहर था। 3 बजने वाले थे।
और मैं समझ नहीं सका कि वो औरत उस वक्त कमरे से बाहर क्यों निकली थी। हमारे हाथों में पिस्तौल देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी और शायद उसने चीखने के लिए मुंह खोला था, लेकिन प्रसाद बड़ी तेजी से अपनी जगह से उछला। उसने एक हाथ से औरत का मुंह दबा दिया और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ पिस्तौल उसकी कनपट्टी से लगा दिया। कोई गड़बड़ की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। प्रसाद गुर्राया। उसके साथ ही वो उस औरत को धकेलता हुआ दरवाजे के अंदर ले गया। मैं और पाथम भी अंदर घुस गए। पाथम ने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। ये नशिस्तगाह थी। फर्श पर दबीज कालीन बिछा था। शानदार सोफा सेट था और हर वो चीज मौजूद थी जो किसी 5 स्टार होटल में होनी चाहिए थी। सामने कॉर्निस पर महात्मा बुद्ध का लकड़ी का एक 6 इंच ऊंचा मुजस्समा भी रखा हुआ था। उसके करीबी कॉर्निस पर कुछ कार्ड्स रखे हुए थे। ये कार्ड्स कमरे के दरवाजे पर लगाने के लिए थे। पाथम ने डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड उठाया और दरवाजा खोलकर उसे बाहर के हैंडल पर लटकाकर दरवाजा फिर बंद कर दिया। उस नशिस्तगाह से आगे बेडरूम था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं मोहतात अंदाज में कदम उठाता आगे बढ़ गया और दरवाजे से झांककर दूसरी तरफ देखने लगा। बेडरूम खाली था। बेड पर बिछी हुई चादर पर सिलवटें पड़ी हुई थी और ओढ़ने वाली चादर भी बिखरी हुई थी। मैंने अंदर दाखिल होकर इशारा किया। प्रसाद और पाथम उस औरत को लेकर अंदर आ गए। प्रसाद ने अभी तक उसका मुंह दबाया हुआ था। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। प्रसाद के हलक से गुर्राहट सी निकली और फिर उसने औरत को छोड़ दिया। औरत का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। आंखों में दहशत सी भरी हुई थी और वो हौले हौले कांप रही थी। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मैंने औरत की तरफ देखते हुए कहा और उसे बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया। अकेली हो या तुम्हारे साथ और भी कोई है? अकेली हूँ। औरत के हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली और फिर उसने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया। उसे शायद डर था कि उसके मुंह से चीख निकल जाएगी। पाथम इस दौरान में बाथरूम भी चेक कर चुका था। मैं भी कमरे में इधर उधर देखने लगा। बहुत शानदार कमरा था। एक तरफ से आवाजें सुनकर मैं चौंक सा गया और फिर तेज तेज कदम उठाता खिड़की के करीब पहुंच गया। खिड़की के सामने नीले रंग का पर्दा पड़ा था। मैंने पर्दे का कोना जरा सा सरकाया तो मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। ये खिड़की इमारत के सामने के रुख पर थी और यहाँ से मरकजी गेट और पार्किंग एरिया साफ नजर आ रहा था। पार्किंग लॉट के सामने कुछ दरख्त हाइल थे, ताहम वहाँ लोगों की सरगर्मियां दिखाई दे रही थीं। मैंने पर्दा छोड़ दिया। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। शोर की आवाज सुनकर उस औरत की आंख खुल गई होगी और उसने उठकर खिड़की से बाहर झांका होगा और फिर शायद सूरत हाल मालूम करने के लिए वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि हमारे हाथ लग गई और अब यकीनन वो पछता रही होगी कि वो कमरे से बाहर क्यों निकली थी। हम डाकू या लुटेरे नहीं हैं। मैंने औरत की तरफ देखते हुए कहा, आराम से बैठो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने कुर्सी पर पड़ा हुआ नाइट गाउन उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। बारीक नाइटी में वो तकरीबन उरिया नजर आ रही थी और फिर खौफ से भी उस पर कपकपी सी तारी थी। ये पहन लो, हम सिर्फ चंद घंटे यहाँ गुजारना चाहते हैं। यह हंगामा खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अगर तुम हमारे साथ ताउन करोगी तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुमने शोर मचाने या कोई और चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग कौन हो और ये हंगामा कैसा है? इस रेस्टोरेंट पर बदमाशों का कब्जा है और यहाँ एक कत्ल हो गया है। हमारा ताल्लुक चूंकि मुखालिफ गिरोह से है, इसलिए हमें शुबा था कि हमें इस वाक़े में लपेटने की कोशिश की जाएगी। हमें अपने आप को बचाने के लिए ऊपर आ गए थे। इत्तेफाक से तुम हमारे हाथ लग गई। यकीन करो, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही बाहर का हंगामा खत्म होगा हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी बातों से औरत को कुछ हौसला मिला और वो बतदरीज अपनी कैफियत पर काबू पाती चली गई। ये रेस्टोरेंट तो पेड्रो की निगरानी में है, यहाँ कौन हंगामा कर सकता है? औरत ने कहा। उसकी बात से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो यहाँ के बारे में कुछ मालूमात भी रखती है। वैसे सुना है कि किसी ने उसके छोटे भाई को अगवा कर रखा है। पेड्रो ही सबसे बड़ा बदमाश है। उसके भाई ने मुखालिफ गिरोह के एक आदमी को कत्ल कर दिया था। मकतूल के साथियों ने पेड्रो के भाई को अगवा करके कत्ल कर दिया और उसकी लाश यहाँ लाकर पार्किंग में फेंक दी है। इत्तेफाक से पेड्रो भी यहाँ पहुंच गया है और ये सारा हंगामा उसी लाश का है। मैंने उसको बताया। ओह, पेड्रो तो बहुत खतरनाक आदमी है। वो तो पूरे शहर में कयामत बर्पा कर देगा। औरत चौंके बिना न रह सकी। इस शहर में उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग मौजूद हैं जो खून का बदला खून के कायल हैं। इसमें शुबा नहीं कि पेड्रो अपने भाई के कत्ल पर खामोश नहीं बैठेगा, मगर वो घाटे में रहेगा। उसके मुखालफिन अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। उसी लम्हे पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। मैंने प्रसाद को इशारा किया। वो औरत को पिस्तौल की जद पर लेकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं एक बार फिर खिड़की के करीब पहुंचा और जरा सा पर्दा हटाकर बाहर देखने लगा। कमरे में अगरचे नाइट बल्ब जल रहा था और बाहर से हमारे चेहरे वाज़ेह तौर पर नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन मैं खिड़की का पर्दा पूरी तरह हटाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था।
पुलिस की 3 गाड़ियां गेट में दाखिल होकर रुकी और कई पुलिस वाले नीचे उतरकर इधर उधर फैल गए। कुछ देर बाद 2 गाड़ियां और आ गईं। उन गाड़ियों में पुलिस के 2 बड़े अफसरान आए थे और कुछ ही देर बाद पेड्रो के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि सामी को किसने अगवा किया है, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। तुम लोग महाराज से डरते हो। तुम लोग मेरे भाई को नहीं बचा सके और उसके कातिल पर भी हाथ नहीं डाल सकोगे। अब मैं खुद। वो खामोश हो गया था या उसे खामोश करा दिया गया था। पुलिस ने पूरा कंट्रोल संभाल लिया था। इस दौरान में एक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई। चंद मिनट बाद लोगों को वहां से जाने की इजाजत दे दी गई। वो तीनों पुलिस वाले जिनकी गाड़ी से हमारा तसादुम हुआ था गेट के सामने खड़े थे। वो बाहर जाने वाली हर गाड़ी को चेक कर रहे थे, हर शख्स के चेहरे को बगौर देख रहे थे। बिला आखिर पूरा कंपाउंड खाली हो गया। अब सिर्फ पुलिस वाले और रेस्टोरेंट के मुलाजमीन रह गए थे। पेड्रो बिफरा हुआ सा फिर रहा था। पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुकी थी और अब लाश उठाने की तैयारी की जा रही थी। 4:30 बजे के करीब लाश एम्बुलेंस पर भिजवा दी गई और पुलिस भी रुखसत हो गई। पेड्रो भी अपने मुहाफिजों के साथ अपनी कार में बैठकर रवाना हो गया और उसके कुछ ही देर बाद सन्नाटा छा गया। पार्किंग लॉट पर अब भी 3 गाड़ियां खड़ी थी। उनमें 2 कारें थी और एक स्टेशन वैगन। ये गालिबन वही गाड़ियां थी जो रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के इस्तेमाल में रहती थी। क्या ख्याल है बॉस, अब चला जाए या कुछ देर और इंतजार किया जाए? प्रसाद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अभी यहाँ से निकलना मुनासिब नहीं होगा। पेड्रो के आदमी पूरे इलाके में फैले हुए हैं। हम दिन की रोशनी फैलने के बाद यहाँ से निकल सकेंगे। प्रसाद की बात सुनकर वो औरत जरूर खुश हुई होगी, लेकिन मेरे जवाब से उसके चेहरे पर एक बार फिर मायूसी छा गई। पाथम नशिशगाह में जाकर एक सोफे पर लेट गया। मैं प्रसाद के करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। वो औरत बेड की पुष्ट से टेक लगाए बैठी थी। वो अपने हवास पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। अब तक अगरचे हमने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन उसे मुतमईन नहीं कहा जा सकता था। उसके चेहरे पर खौफ के हल्के से तासुरात अब भी थे। 3 खतरनाक आदमी हाथों में पिस्तौल लिए एक तन्हा औरत के कमरे में मौजूद थे। फिर वो मुतमईन किस तरह हो सकती थी? उस औरत का नाम थरीसा था। वो नस्लन अंग्रेज लेकिन हांगकांग की रहने वाली थी। उसकी बातों से इंकिशाफ हुआ कि वो अद्वियात तैयार करने वाली लंदन की एक बैनुल-अक़वामी कंपनी में एक आला ओहदे पर फाइज है। उसका हेडक्वार्टर अगरचे हांगकांग में था, मगर ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कई ममालिक उसके हल्के में शामिल थे और वो इन ममालिक के दौरों पर जाती रहती थी। 2 दिन पहले वो बैंकॉक आई थी। इससे पहले भी वो बैंकॉक आती रहती थी और हमेशा पैराडाइज में क़याम करती थी, और यहीं से उसने टाइगर और पेड्रो के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा था। थरीसा से बातें करते हुए मैं महसूस कर रहा था कि उसे नींद आ रही है। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, लेकिन हमारी मौजूदगी में वो सोना नहीं चाहती थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मैं बार बार थाई और जानकी वगैरह के बारे में सोचने लगता। मैंने थाई से कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें घर से निकले हुए कई घंटे हो चुके थे। हम उन्हें कोई इत्तला भी नहीं दे सकते थे। वो यकीनन परेशान होंगी। रात बीत गई। बाहर दिन की रोशनी फैल रही थी। कुछ ही देर बाद खिड़की के पर्दे पर धूप भी नजर आने लगी। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन पैराडाइज कंपाउंड में सन्नाटा था। ऐसी जगहों पर दिन के वक्त भी सन्नाटा ही रहता है, अलबत्ता रातें जागती हैं। 8 बजे के करीब मैंने पाथम और प्रसाद को इशारा किया। वो दोनों उठ खड़े हुए। मैडम थरीसा, अब तुम्हें थोड़ी सी जहमत करना होगी। क्या मतलब? कैसी जहमत? उसकी आंखों में खौफ के हल्के से तासुरात उभर आए। हम तुम्हें इस कमरे में छोड़कर जाने का रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें हमारे साथ बाहर सड़क तक चलना होगा। उसका खौफजदा होना फितरी बात थी। वो समझ रही थी कि शायद हम उसे यरगमाल बनाकर अपने साथ लिए जाएंगे, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि हम सिर्फ उसे सड़क तक लेकर जाएंगे। उसके आधे घंटे बाद हम कमरे से निकल आए। इत्तेफाक से उस वक्त राहदारी में कोई नहीं था। जीने पर एक औरत और एक मर्द से आमना सामना हुआ। वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, लेकिन हम पर तवज्जो दिए बगैर वो करीब से गुजर गए। थरीसा मेरे और प्रसाद के बीच में थी। हम दोनों के हाथ जेबों में रखे पिस्तौलों पर थे। पाथम हमसे 2 कदम आगे था। लॉबी में 2 औरतें और एक मर्द बैठा था। वो भी यूरोपियन थे और गालिबन यहाँ कयाम पजीर थे। वो मर्द थरीसा की तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में थरीसा के होठों पर भी फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। लॉबी में वाक़ इस्तकबालिया काउंटर पर एक खूबसूरत थाई लड़की बैठी हुई थी। वो थरीसा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन हमारी शक्लें देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तर गई। लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर थरीसा के साथ तेज तेज कदम उठाते दरवाजे से बाहर आ गए। बाहर वाला गेट बंद था। लोहे के जंगले का बना हुआ खूबसूरत गेट था। वो बंद होने के बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए अतराफ में रास्ते मौजूद थे। बाहर निकलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। गेट के जंगले पर एक गत्ता लटका हुआ था जिस पर क्लोज लिखा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि सामी के सोग में आज ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया गया है। थरीसा अब भी हमारे बीच चल रही थी। उसके चेहरे पर अब खौफ के तासुरात बढ़ गए थे। हम चंद ही कदम चले थे कि अकब से आवाजें सुनकर मैं चौंक गया।
उसी लम्हे पाथम की आवाज सुनाई दी, बॉस होशियार, वो लोग आ रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा। वो 3 आदमी थे जो बरामदे से निकलकर हमारी तरफ दौड़े आ रहे थे। एक के हाथ में समुराई तलवार थी, दूसरे के हाथ में खंजर और तीसरे के हाथ में पिस्तौल था। मुझे एकदम इस्तकबालिया काउंटर वाली लड़की का चेहरा याद आ गया। थरीसा के साथ हमें देखकर उसकी आंखों में उलझन तैर गई थी। यकीनन उसने अंदर जाकर उन लोगों को हमारे बारे में बता दिया होगा। मैंने थरीसा का बाजू पकड़ लिया और सड़क की तरफ दौड़ने लगा। सड़क वहां से तकरीबन 100 गज दूर थी। पाथम और प्रसाद हमसे पीछे थे। मैंने एक बार फिर मुड़कर देखा। समुराई तलवार वाला सबसे आगे था। वो तलवार लहराते हुए हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। हमारे और उसके दरमियान तकरीबन 40 गज का फासला था। इस दौरान में उसके दूसरे साथी भी गेट से बाहर आ गए थे। पिस्तौल वाले ने फायर कर दिया। पाथम और प्रसाद दौड़कर दरख्तों की आड़ में चले गए। मैं थरीसा का हाथ पकड़े रास्ते के एन बीच में दौड़ रहा था। फायर की आवाज से थरीसा चीख उठी। वो हील वाली सैंडल पहने हुई थी। उसकी एक सैंडल मुड़ गई। वो लड़खड़ा गई। अगर मैं उसे संभाल न लेता तो यकीनन वो गिर पड़ती। एक फायर और हुआ। इस मर्तबा गोली हम पर चलाई गई थी, लेकिन हम दोनों बच गए थे। मैंने थरीसा का हाथ पकड़कर रास्ते के किनारे पाम के दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक उसी लम्हे एक फायर हुआ और उसके साथ ही थरीसा के हलक से खौफनाक चीख निकली। गोली उसकी गर्दन में लगी थी। वो लहरा गई। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और एक दरख्त के पीछे छलांग लगा दी। उसी लम्हे यके बाद दीगरे कई फायर हुए और उसके साथ ही 2 भयानक चीखें भी सुनाई दी। इसी दौरान में मैं भी जेब से अपना पिस्तौल निकाल चुका था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की जरूरत पेश नहीं आई। पाथम और प्रसाद की फायरिंग से 2 हमलावर ढेर हो चुके थे। एक तो वो था जिसने पिस्तौल से हम पर फायरिंग की थी और दूसरा तलवार वाला था। तलवार उसकी लाश के करीब ही पड़ी हुई थी। तीसरा आदमी चीखता हुआ वापस भाग गया था। प्रसाद ने उस पर भी 2 गोलियां चलाई, मगर वो बच निकला। मैंने थरीसा की तरफ जाकर देखा। वो खत्म हो चुकी थी। उसकी गर्दन से बहने वाला खून क्यारी की मिट्टी में जज्ब हो रहा था। प्रसाद और पाथम दौड़ते हुए मेरे करीब आ गए और फिर हम तीनों ने सड़क की तरफ दौड़ लगा दी। हम सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक कार सड़क से इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। कार की रफ्तार बहुत कम थी। ड्राइविंग सीट पर एक अधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसके सिवा कार में और कोई नहीं था। पाथम एकदम कार के सामने आ गया। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर औरत ने एकदम गाड़ी रोक ली। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। कौन है तुम लोग? इंजन चलता छोड़ दो और नीचे उतर आओ। पाथम उसे पिस्तौल की जद पर देते हुए गुर्राया, जल्दी करो, नीचे उतरो। औरत दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। पाथम बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। इसी दौरान में मैं और प्रसाद भी पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। पाथम ने एक जोरदार झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो कार हमने बैंकॉक नोए रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ दी। वहां से एक टुक टुक पर बैठकर क्लाइड रोड से दरिया पार करके अगले चौराहे पर टुक टुक छोड़ दिया और एक टैक्सी पे बैठकर मेमोरियल ब्रिज से जरा पहले किंग रामावन स्टेचू वाले चौराहे पर उतर गए। वहां C3 रूट की बस मिल गई, जिसने हमें किंग टॉक्सन स्टेचू वाले चौराहे पर पहुंचा दिया। अगर हम पैराडाइज से सीधा इस तरफ आते तो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन कई मील का ये तवील चक्कर इसलिए काटा था कि हमारा सुराग ना लगाया जा सके। किंग टॉक्सन वाले चौराहे से पैदल चलते हुए हम जानकी वाले बंगले पर पहुंचे तो दिन के 11 बज रहे थे। अंदर दाखिल होते ही थाई और जानकी ने हमें आड़े हाथों लिया। मैं बड़ी मुश्किल से उन दोनों का गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हो सका। मेरे ख्याल में उनका गुस्सा बचा था। गुज़िश्ता रात जब हम सामी की लाश लेकर निकले थे तो मैंने ये कहा था कि घंटे 1.5 तक हम वापस आ जाएंगे। हमारा प्लान यही था कि बोरी में बंद लाश को पैराडाइज के आसपास कहीं फेंक कर वापस आ जाएंगे, लेकिन पाथम की हिमाकत की वजह से न सिर्फ कार हमारे हाथ से निकल गई, बल्कि हम खुद भी मुसीबत में फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाकर वहां से भागे थे। यहाँ हमारी जान सूली पे टंगी रही। सुबह 5 बजे सकदर तुम लोगों को तलाश करने के लिए निकला था। 6 बजे उसने फोन पर इत्तला दी कि पैराडाइज की पार्किंग में जब सामी की लाश दरियाफ्त हुई तो उस वक्त पेड्रो भी वहां मौजूद था। तुम लोग अगरचे बर वक्त वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे, लेकिन पेड्रो के आदमी पूरे शहर में तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं। मैंने फौरन ही मास्टर हुचन को सूरत हाल से आगाह कर दिया। मास्टर के कई आदमी अब भी तुम्हारी तलाश में निकले हैं, पर तुम लोग थे कहाँ? थाई ने कहा, पैराडाइज रेस्टोरेंट के कमरे में। हम सुबह 8 बजे तक वहीं रहे। क्या? थाई उछल पड़ी। हम जिस सूरत हाल से 2-4 थे उसके पेशे नजर महफूज तरीन जगह वही थी। अगर हम किसी और तरफ निकलने की कोशिश करते तो शायद हम में से कोई एक पकड़ा जाता या नुकसान उठाता। ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि वहां से फरार होने के बाद हम उसी इमारत में आ गए होंगे। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर उसे पूरा वाकया बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, हम सुबह 8 बजे वहां से निकले तो एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया, जिसमें थरीसा नामी वो औरत मारी गई जिसके कमरे में हमने पनाह ली थी। मास्टर हुचन को अपनी आमद की इत्तला दे दो, वो परेशान होगा। जानकी ने मेरी बात खत्म होने पर कहा। मैंने करीब रखे फोन का रिसीवर उठाकर मास्टर का नंबर मिलाया। मेरी आवाज सुनते ही वो बोला,
मुझे इत्तला मिल चुकी है कि तुम तीनों खैरियत से पहुंच गए हो, लेकिन रात 1 बजे के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी तफसील मैं जानना चाहता हूँ। पेड्रो के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं। सामी की लाश मिलने के बाद उसने जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया है उसका भी मुझे पता चल गया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कहाँ थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको हमारी वापसी की इत्तला कैसे मिली? मेरे कई आदमी सुबह 6 बजे से तुम्हारी तलाश में निकले हुए थे, जो हर आधे घंटे बाद मुझे सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। 10:30 बजे के करीब मेरे एक आदमी ने तुम लोगों को किंग रामावन स्टेचू वाले चौराहे पर बस में सवार होते देख लिया था। वो भी उसी बस में सवार हो गया और तुम लोगों के खैरियत से घर पहुंच जाने के बाद उसने मुझे फोन पर इत्तला दी। अब तुम अपनी राम कहानी सुनाओ। मैं उसे बताने लगा कि पेड्रो के आदमियों से बचने के लिए हमने कहाँ पनाह ली थी। यहाँ पर पार्ट 6 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 7 समाअत फरमाएं।